मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सबका आज की मीटिंग में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 7th हाउस ऑफ द कुंडली। 7वां स्थान कुंडली में कलात्रा स्थान कहलाता है। ये हमारे स्पाउस का घर भी है और हमारे पार्टनर का भी है। बिजनेस पार्टनर हो चाहे हमारा लाइफ पार्टनर। 7वां स्थान कुंडली के अनुसार अगर हम मैरिज के संबंधित देखते हैं तो इससे संबंधित मैरिज से संबंधित सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनमें हम इसको बोल सकते हैं, जैसे सेक्सुअल प्लेयर है, सीमन है और हमारे इससे संबंधित जो शरीर के कुछ अंग हैं उनके बारे में भी हम कह सकते हैं। जेनिटल पार्ट्स है, सीक्रेट प्लेयर अराइजिंग आउट ऑफ सेक्सुअल यूनियन। और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि 7वां घर जो है मेरा ट्रेड है, प्राइवेट बिजनेस है, सोशल रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, ब्रेक इन जर्नी, मैरिज, डाइवोर्स एटसेट्रा। उन सब के लिए हम 7वां घर इस्तेमाल करते हैं। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे खाली मैरिज और उससे संबंधित जो भी हमारे दिखते हैं या शादी के बारे में कैसे जाने, किसी भी बारे में। अब आपको पता है कि शादी हमारा एक बहुत एंशिएंट संस्था है जिसके अनुसार एक दंपत्ति को अपने लीगली, मोरली, सोशली एक नेटिव को इस तरह का परमिशन है कि वो उसके साथ सेक्सुअल प्लेयर एंजॉय कर सके। लेकिन आजकल हमारा जो संस्थान है मैरिज का, इसकी जो वैल्यूज हैं बड़ी क्रिपलिंग होती जा रही हैं। कुछ लोग एक लिव इन रिलेशनशिप के नाम से एक छत के नीचे रहते हैं। दे लिव लाइक ए मैरिड लाइफ एंड एंजॉय all sexual players, or even then they do not say they are married. In certain countries उनके यहाँ लोग एक छत के नीचे रहते हैं, like husband and wife. They enjoy all sexual players and even then they produce children and they do not say they are married. समझे ना? इस प्रकार जो मैरिज की वैल्यूज हैं वो गिरती जा रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मैरिज के बारे में। इन पुराने समय में जो मैरिज थी वो 7-8 तरीके से ऑब्जर्व होती थी। लेकिन आजकल जो है, जैसे पहले अरेंज मैरिज, लव मैरिज, गंधर्व विवाह और एक तरीके से उसके अलावा जो गंधर्व विवाह और एक
जो कंपटीशन होता था उसको अभी भूल गए, कोई नहीं उस तरह से होता था। लेकिन अब आजकल के समय में जो मैरिज है वो सिर्फ 2 या 3 तरीके से रह गई है, जैसे अरेंज मैरिज और लव मैरिज। जहां पर लव मैरिज इजीली कन्वीनियंटली सेरेमनाइज नहीं होती, तो वो लोग अपने पेरेंट्स से हटके दूर जाके मैरिज भी कर लेते हैं। इस प्रकार ये मैरिज के साधन है करने के लिए। लेकिन अब जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है एक एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी पत्री दिखाने के लिए, ये जानने के लिए कि मेरी शादी कब होगी, तो सबसे पहले हमको यही देखना होता है उसके चार्ट में लगन की मदद से, और 7th हाउस जो कि शादी का एक प्राइमरी हाउस है, उन दोनों के अनुसार जो हमारे लगन का सब लॉर्ड है और 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है, उनका संबंध 7वें घर, 5 और 11 घर से अगर होता है बगैर किसी नेगेटिव घर के इन्वॉल्वमेंट के, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे के भाग्य में मैरिज का प्रॉमिस है। अगर मैरिज का प्रॉमिस है तो फिर हमको आगे ये देखना होता है कि जो दशा उसके चार्ट में उस वक्त चल रही है, महादशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा, क्या उनका संबंध घर से होने वाले भावों के साथ संबंध बनाता है या नहीं। अगर संबंध बनाता है तो उसके पश्चात हम लोग जो हमारा बृहस्पति है उसका गोचर देखना होता है। क्या बृहस्पति का गोचर उस कार्य के लिए हमें अपना आशीर्वाद देता है या नहीं। अब इस विषय में हम आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा कि शादी प्रोसीडिंग्स में मैंने शादी के फंक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले शादी के लिए एक स्टेप होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कुछ नहीं है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल भाषा है या जो हम जनरल व्यवहार में समझते हैं, एक दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन करती हैं और कम्युनिकेशन करके वो कुछ एक एग्रीमेंट पर पहुंचती हैं। आफ्टर सीइंग दी बोथ द पार्टीज द स्टेटस ऑफ फंक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ, लॉन्गेविटी, तुम्हारा उनका डोमेस्टिक एजुकेशन, ऑल दिस थिंग्स, जब इन सब चीजों को देख के वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों का आपस में प्रोसीडिंग करना आगे तय है, तो उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट देखने के लिए मेरे को हमारी पत्री के अंदर तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, एग्रीमेंट का है। उस वक्त तीसरे घर का संबंध 9-11 से होता है, तो हम कहेंगे कि भाई ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल है और इमीडिएटली इट कैन बी इम्प्लाइड। कई बार आपने देखा होगा कि जब दो पार्टीज आपस में डायलॉग करते हैं और उसका जो फैसला है उसको बताने के लिए वो कुछ समय मांगते हैं, तो इसका मतलब उस टाइम अगर हम देखा जाए किसी की कुंडली के अंदर क्या 3-9-11 का संबंध उस वक्त के प्लैनेट के अनुसार होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो रिप्लाई इज नो, और अगर होता है तो रिप्लाई में बी फेवरेबल। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैरिज, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। कई बार एंगेजमेंट सक्सेसफुल होती है, कई बार नहीं होती। अगर आपका संबंध 3 का संबंध 8-12 से हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि एंगेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल, या होगी नहीं। इसके बाद अगर एंगेजमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है फंक्शन का। आपने देखा होगा हर कंट्री में,
हर स्टेट में, हर कम्युनिटी में फंक्शंस करने के तरीके डिफरेंट हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के यहाँ जाती है और उसके अंदर फिर जाके सेलिब्रेशंस करते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर अपनी लाइफ में होता है तो उसका संबंध 5 और 11 घर से होता है। फंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। आपके यहाँ कोई संतान का लाभ हुआ, आपके यहाँ कोई पार्टी हुई, आपके यहाँ प्रमोशन हुई, आपके यहाँ कोई नई जॉब लगी, बिजनेस, तो जिस घर से भी संबंधित आप फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे 5-11 के साथ उस घर की इन्वॉल्वमेंट आएगी। मैं थोड़ा सा ये बताना भूल गया एग्रीमेंट के बारे में भी। एग्रीमेंट हम 3-9-11 का अगर करते हैं तो शादी से संबंधित एग्रीमेंट है तो 7वें घर की इन्वॉल्वमेंट आएगी। मान लो आप एजुकेशन के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो चौथा आएगा, आप उसके लिए जॉब के लिए करते हैं तो छठा आ जाएगा, 10वां आ जाएगा, बिजनेस के लिए करेंगे तो 7वां आ जाएगा। इस प्रकार जिस चीज से संबंधित प्रॉपर्टी के लिए करेंगे तो चौथा आ जाएगा। इस प्रकार जो भी एग्रीमेंट हम करते हैं 3-9-11 के साथ उस घर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। इसी प्रकार जो फंक्शन है जिसका संबंध 5 और 11 से है उस घर के साथ उस घर से रिलेटेड भी संबंध आना चाहिए। अगर मैरिज से रिलेटेड संबंध है तो 5-11 के साथ 7वें घर का भी संबंध किसी न किसी रूप में होना चाहिए, चाहे प्लैनेट खुद 7वें घर में बैठा हो, चाहे उसका स्टार सब या सब 7वें घर में आता हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब फेरे हो जाते हैं तो मैरिज हो जाती है। फेरे होना इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फंक्शन। और जो मैरिज है that is finally being taken when it is being conceived. Under Marriage Act, marriage is no marriage unless and until it is conceived as per Marriage Act. Only after that it is called marriage. इस प्रकार मैरिज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी बच्चे के चार्ट के अंदर मैरिज प्रॉमिस है तो हम उसके बाद उसको अगर यस बोल देते हैं तो उस क्लाइंट के पास हमारे पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल सामने आ जाते हैं। वो पूछता है क्या मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या मेरी शादी में कोई दिक्कतें आएंगी या डिले हो सकती है, मेरे जो पार्टनर है उसका फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की हो सकती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका कैरियर प्रोफाइल क्या हो सकता है, क्या हम लोगों की जो मैरिज है एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ रहेगी, क्या हमारी मैरिज की लॉन्गेविटी, मैरिड लाइफ की लॉन्गेविटी कैसे होगी, कोई बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं सेपरेशन तो इन्वॉल्व नहीं है। और इसके अलावा भी और कई सवाल होते हैं। उसके लिए क्या मेरा पार्टनर कैपेबल है टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट और कैपेबल टू प्रोक्रिएट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वो हम आगे एट द टाइम ऑफ मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो हम लोग मैरिज करते हैं इसके पीछे क्या कारण है। मैरिज करने के लिए देयर आर 2 रीजंस। वन इज टू डू प्रोक्रिएशन, वंश वृद्धि करना। नंबर 2 टू एंजॉय सेक्सुअल प्लेजर। सो दीज आर द 2 मेन रीजंस फॉर डूइंग मैरिज। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी वैदिक संस्था है उसके अनुसार हम मैरिज को कैसे देखते हैं। 7th हाउस इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर मैरिज। अब हम वैदिक के अनुसार दूसरे घर को भी मैरिज के लिए लेते हैं। दूसरा घर कहते हैं कुटुंब का है, और कुटुंब का मतलब एडिशन इन फैमिली,
by way of a bridegroom in their family. इस संदर्भ में मुझे थोड़ा सा ये कहते हुए भी हिचक होती है कि दूसरा घर 7वें घर से 8वां घर होता है और किसी भी घर से 8वां घर उस घर का जो है क्रोनिक सिकनेस, एक्सीडेंट, मार्केश, डेथ, नेगेटिविटी का होता है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि कुटुंब का मतलब क्या है। कुटुंब के लिए आप ये देखेंगे कि मेरी कुंडली के अंदर, कुंडली में जो अलग अलग प्रावधान हैं भावों के रूप में जो दर्शाते हैं कुटुंब के मेंबर्स को। जैसे अगर हम कुटुंब में अपने पेरेंट्स को लेते हैं, फादर को 9th हाउस, मदर को 4th हाउस, अपने जो पार्टनर है उसको 7th हाउस, छोटे भाई को 3rd हाउस, बड़े भाई को 11वां हाउस, फर्स्ट चाइल्ड को 5th हाउस, दूसरे को 7th हाउस, थर्ड को 9th हाउस। तो इस प्रकार मैं डिफरेंट हाउसेस को डिफरेंट मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, कुटुंब के मेंबर्स हैं, उनके लिए प्रेस्क्राइब किया है। तो फिर कुटुंब में दूसरा घर एक्सटेंशन ऑफ ए फैमिली मेंबर नहीं सुटेबल लगता। दूसरा घर है एडिशन इन फैमिली बाय वे ऑफ चाइल्ड, जो हम अपने एफर्ट से संतान को पैदा करते हैं, उसके लिए दूसरा घर लेते हैं। उसके बाद फिर बताते हैं 4th हाउस। 4th हाउस कहते हैं डोमेस्टिक सुख। डोमेस्टिक सुख एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या होता है? हमारा जो चौथा घर है वो 5वें घर से 12वां घर होता है। 5वां घर क्या बताता है मेरे को? 5वां घर है लव है, रोमांस है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ कोर्टशिप है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इक्वेशन, केमिस्ट्री, कैपेबिलिटी, ये सब चीजें मेरे को 5वां घर बताता है। और चौथा घर उससे 12वां हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें अगर किसी के अंदर कमी आती है तो उसकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं रह सकती। उसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस इज टेकन एज हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, लाभ। So it's a very good house and we take it as for marriage. 12th house is also mentioned in Vedic astrology for marriage. ये 12th house is considered as house of sexual pleasure, bed pleasure. लेकिन आज की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। हम ये देखते हैं कि people are enjoying bad pleasures even without marriage or even after marriage. So it is not a necessary condition to go for marriage. तो जो हम लोगों ने ये अभी वैदिक के बारे में पढ़ा, हमारा जो कस्मल थ्योरी है उसके अनुसार हम ये कहते हैं कि 7th हाउस is the house of primary for marriage, or any house from 7th house which is not 4, 7, 8, 12 is considered fruitful house for marriage. Normally we take 5th house and 11th house supplementary houses for marriage. 5th house we have told you that gives love, आपस में एक कंपेटेबिलिटी, केमिस्ट्री बनाता है। और 11th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। एनी हाउस which is negating to these houses is called negative houses. 5th हाउस हमारे चार्ट के अंदर आपस में कोर्टशिप, रिलेशनशिप, लव, रोमांस को दर्शाता है, तो इससे 12th हाउस, 4th हाउस वो उसको नेगेट करता है।
तो हमने कहा चौथा घर हमारा नेगेटिव हाउसेस है। उसके बाद 6th हाउस जो 7वें घर से 12वां है, डाइवोर्स का घर भी कहलाता है, वो भी नेगेटिव हाउसेस हम लेते हैं। उसके बाद 10th हाउस जो है 11वें घर से 12वां बनता है। 11वां घर मेरा है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और लाभ। तो अगर मेरा मैरिज का लाभ नहीं होगा, 10th हाउस क्या है, उसको डिनाई करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा चौथा, छठा और 10वां हाउसेज जो है दे आर नॉट गुड फॉर सक्सेसफुल मैरिज। इस प्रकार जो मेरे पॉजिटिव हाउसेस हैं मैरिज के लिए वो 5, 7, 11। इसको कैसे चेक करें? लगन के सब लॉर्ड का संबंध अगर स्टार लेवल पे 7 से होता है तो सब लेवल पे 5 आए या 11 आए, और सब लेवल पे भी एक पॉजिटिव स्थान पर सब लॉर्ड जाए, आइदर 5 और 7। इट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी नेगेटिव हाउस 4, 6 एंड 10। इसी प्रकार मैं लगन और 7th दोनों हाउसेस को चेक करेंगे। इफ इट इज कंफर्म्ड देन वी विल सी कि दशा कौन सी चल रही है, महादशा, अंतरदशा। महादशा कई बार ये भी होता है अगर मेरे पॉजिटिव हाउसेस और नेगेटिव हाउसेस दोनों के साथ टाई अप नहीं करती, दिस मीन्स महादशा इज न्यूट्रल, देन दी भुक्ति और अंतरा शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 5, 7, 11 दैट कैन गिव मैरिज। अगर मेरा महादशा या लगन या 7th हाउस के सब लॉर्ड का संबंध 4, 6, 10 से होता है, 12 से होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे के भाग्य में शादी का योग नहीं है। अब सवाल होता है कि अगर हमारा पॉजिटिव हाउसेस भी आ रहे हैं और 7 के अंदर 4, 6, 10 भी आते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शादी का प्रॉमिस भी है और डिनायल भी है। तो उन हालात में हम लोग जो हमारा सब लॉर्ड है उसकी तरफ देखते हैं। अगर सब लॉर्ड खाली पॉजिटिव हाउसेस में जाता है 5, 7, 11, तो हम कह सकते हैं शादी तो होगी लेकिन लेट होगी। अगर सब लॉर्ड खाली नेगेटिव हाउसेस में जाता है, कोई पॉजिटिव हाउसेस इन्वॉल्व नहीं करता, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो मैरिज। और अगर 7th हाउस का, अगर हमारे सब लॉर्ड का संबंध नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाउसेस से होता है, तो कहेंगे कि मैरिज होगी भी और उसके बाद साइमल्टेनियसली आफ्टर सम टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकअप। तो इस प्रकार हम लोग ये मैरिज के बारे में देख सकते हैं कि मैरिज कब होगी। और अब अगर आपके चार्ट के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैरिड लाइफ है दे मे नॉट बी हैप्पी मैरिड लाइफ, देयर मे बी ऑलवेज प्रॉब्लम्स। और जब कभी इस तरह की दशा आ जाए जिसमें खाली मैरिज अनहैप्पी पीरियड, only negative houses are involved, so there may be problem or may be separation। अब कई बार सवाल ये होता है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई जो मेरी शादी है किसके थ्रू होगी, किस सोर्स के थ्रू मेरी शादी हो सकती है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे जो चार्ट है उसके अंदर जो 7th हाउस है उसका जो सब लॉर्ड है उसका स्टार अगर मेरा हमारे कस्पल थ्योरी में 1st हाउस से लिंक करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा सेल्फ एफर्ट से मैरिज कर सकता है। अगर दूसरे घर में जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो फैमिली मेंबर्स की
सहायता से, कुटुंब की हेल्प से वो मैरिज कर सकता है, वो सोर्स ऑफ मैरिज बन सकता है। दूसरा घर मेरा है फैमिली का, दूसरा घर है मेरा अपना धन का, दूसरा घर है मेरा जेम एंड ज्वेलरी का, दूसरा घर है मेरा वॉइस का, कम्युनिकेशन का, और दूसरा घर है मेरी राइट आई का। तो जो लोग ऐसे संस्थानों में काम करते हैं जॉब, तो वहां के थ्रू भी आपको सोर्स ऑफ मैरिज की कम्युनिकेशन हो सकती है। तीसरा घर है मेरा छोटे भाई बहन और मेरे पड़ोसी, तो उनके थ्रू भी या कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, जो हम लोग अपना पेपर में, न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, उसके थ्रू भी सोर्स ऑफ मैरिज की मैरिज का रेस्पॉन्स मिल सकता है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस इज मदर, तो हमारा मदर के थ्रू भी सोर्स बन सकता है। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन, तो जो लोग टीचिंग करते हैं, जिनके पास अपना स्कूल है, या जो लोग जॉब करते हैं, तो उनको उस सोर्स से भी आपको ऑफर्स आ सकती हैं। पांचवा हाउस है मेरा लव, रोमांस एटसेट्रा। छठा घर है मैटरनल अंकल, और मेरे अगर हम कहीं जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वहाँ सुबॉर्डिनेट कुलीग्स वगैरह जो होते हैं, उनके थ्रू भी ऑफर्स आ सकती है। सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट फॉर कोर्ट मैरिज। एट्थ हाउस क्या है? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड मैरिज, और इसको हम कह सकते हैं अनऑर्थोडॉक्स मैरिज। अनऑर्थोडॉक्स मीन्स वो अदर देन योर कम्युनिटी, वो दूसरी कम्युनिटी के अंदर जो मैरिज हो जाती है, उसको हम ले सकते हैं कि भाई 8 वगैरह वो करा सकता है। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस फादर की मदद से हो सकती है, आप रिलीजियस एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपके साथ किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस इज प्रोफेशन, प्लेस ऑफ वर्किंग, वहां पर भी आपके साथ ऑफर्स मिल सकती है। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज योर एल्डर ब्रदर, और एमएनसीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो उनके थ्रू भी आपको इस प्रकार की ऑफर्स आ सकती हैं। 12th हाउस, 12th हाउस क्या है? सीक्रेट मैरिज और मैरिज इन ओवरसीज। तो इस प्रकार हम मैरिज का देख सकते हैं कि आप मैरिज किसके थ्रू हो सकती है। कई बार कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई जो मेरी मैरिज है वो किस डायरेक्शन से हो सकती है। देखो, जो डायरेक्शन है, हमारी जो चार्ट है, कुंडली है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस के अनुसार बनती है। जहां पर बच्चा पैदा होता है, उसके अनुसार हम कुंडली बनाते हैं। और आजकल क्या है, बच्चा पैदा कहीं और होता है, एजुकेशन कहीं और करता है, जॉब कहीं और करता है, और मैरिज कहीं और करता है। तो इस प्रकार एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन पहले जमाने में लोग एक गांव में रहते थे, तो वो एक ही जगह पैदा हुए बच्चों के लिए ये पूछ लेते थे कि उनको किस डायरेक्शन में जाके किसी पार्टनर की सर्च करें। तो जो हमारा 7th हाउस का, सब आप जानते हैं कि हर प्लैनेट के, हर ईच हाउस के और हर ईच साइन को हमने एक डायरेक्शन असाइन की हुई है। तो इसी प्रकार जो मेरा 7th हाउस है, उसका जो सब लॉर्ड है, उसका स्टार मेरा कस्मल चार्ट में किस भाव में बैठा है, उस भाव की क्या डायरेक्शन बनती है, तो हम बता सकते हैं कि बच्चा का जो पार्टनर है वो उस डायरेक्शन से हो सकता है। मान लो आपका 7th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार
जो है सब लॉर्ड का स्टार मून है और मून आपका 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5th हाउस है, 4th हाउस को हम नॉर्थ बताते हैं और 5th हाउस को वेस्ट, तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हो सकता है। अब कई बार लोग लोकेलिटी के बारे में पूछते हैं कि मेरी जो मैरिज पार्टनर है वो किस लोकेलिटी का हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो पार्टनर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 7th हाउस से और उसका घर है 10th हाउस। अगर मेरे 10th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार 4th हाउस में आता है तो हम कह सकते हैं कि वो आपके जो नेबर है वहां से उसका संबंध हो सकता है। और अगर 10th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार 9th हाउस में जाता है तो वो उसके घर से दूर की लोकेलिटी हो सकती है, या अगर वो 12th हाउस में जाता है तो फार ऑफ प्लेसेस, या हम कह सकते हैं कि ओवरसीज से उसका संबंध जुड़ सकता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं। बाकी कई बार ये पूछा जाता है कि भाई मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो हम ये बताएंगे कि जो लगन का सब लॉर्ड है उसका स्टार अगर मेरे 5th हाउस में जाता है, 5th हाउस क्या है? 5th हाउस रिप्रेजेंट लव, रोमांस, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ कोर्टशिप। तो इसका मतलब है वो नेटिव को इस तरह की प्रोननेस है कि वो लव में इन्वॉल्व हो। और अगर सब लॉर्ड मेरा 11वें घर में जाता है तो 5-11 का संबंध ये दर्शाता है कि वो इस तरह की प्रवृत्ति में आ सकता है अगर इस प्रकार का सवाल पूछा जाए, क्योंकि 5वां घर मेरा लव रोमांस के अलावा और बहुत सारी चीजें भी दर्शाता है। 5वां घर है स्पोर्ट्स का है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, डिजाइनिंग है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, म्यूजिक है, समझना, इंटेलिजेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, स्टॉक एंड शेयर है, स्पेकुलेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, सट्टा बाजार है, लॉटरी एटसेट्रा। तो जब तक हमसे स्पेसिफिकली शादी के बारे में ना पूछा जाए, लव के बारे में ना पूछा जाए, तब तक हम इसको इस तरह से एक्सेप्ट ना करें। और अगर 5 के साथ इन्वॉल्व करता है और सब लॉर्ड साथ में होता है तो हम उन हालात में ये कह सकते हैं कि नेटिव विल इनिशिएट लव एक्शन। और अगर इस लगन का सब लॉर्ड का स्टार 7th हाउस में जाता है और सब लॉर्ड 5 में जाता है तो हम कह सकते हैं ये एक्शन ऑपोजिट पार्टनर कर सकता है। इस प्रकार अगर लगन का संबंध और 7वें घर का संबंध 5, 7, 11 दोनों घरों से होता है विदाउट इन्वॉल्विंग नेगेटिव हाउसेस, तो हम कह सकते हैं ये लव मैरिज हो सकती है। इस प्रकार हम लव मैरिज को भी देखते हैं। अब सवाल उठता है नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप और प्लुरलिटी ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। हमारा 5वां घर लव रोमांस का है। 5 में से 5वां 9th हाउस, 9th हाउस जैसे आप जानते हैं, एनी हाउस, एनी थर्ड हाउस फ्रॉम एनी हाउस इज द मल्टीप्लायर ऑफ दैट हाउस। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज और इससे थर्ड हाउस जो होता है वो 9th हाउस होता है। तो 9th हाउस को हम कह सकते हैं हाउस ऑफ सेकंड मैरिज और मल्टीपल रिलेशनशिप और प्लुरलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप। तो इस प्रकार 5वें से 9वां 5वां घर हो गया तो वो एक्स्ट्रा जो है रिलेशनशिप के लिए इन्वॉल्व हो जाता है। अगर 5 लगन का संबंध 5 और सब लॉर्ड 9 से हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की टेंडेंसी इस आदमी में हो सकती है अगर ये पूछा जाए, क्योंकि 9th हाउस जो है मेरा बहुत सारी और चीजों को बताता है।
9th house is for father, 9th house is for second marriage, 9th house is for higher education, long journeys, religious activities. तो इस प्रकार किसी को सीधा ये बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अनलेस कि वो सेकंड मैरिज या इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में आपसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है। अगर पांचवें घर का संबंध भी 5 को इन्वॉल्व करके 9 और 11 के साथ इन्वॉल्व करता है तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। लेकिन इस तरह की स्थिति के लिए एक आदमी को करेज एंड कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। करेज एंड कॉन्फिडेंस के लिए थर्ड हाउस भी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस तरह की मल्टीपल रिलेशंस जो होते हैं, इससे ये दर्शाता है एक नेटिव का जो माइंड है वो परवर्शन फॉर्म में है। अगर पांचवें घर का संबंध 5, 8, 12 से होता है, साथ में 3 का भी इन्वॉल्व होता है, 5, 7 का भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस आदमी के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति है कि वो he may get involved in multiple relationship। अब इसके अलावा ये जो है दशा की भी इस चीज को सपोर्ट करती है, तो हम कह सकते हैं। अब सेकंड मैरिज के लिए हमने कहा कि जो फर्स्ट मैरिज इज 7th हाउस, सेकंड मैरिज इज 9th हाउस। इसके लिए कैसे देखेंगे? लगन का संबंध 7वें घर से और 9, 11 के साथ होना चाहिए। फिर 7वें घर का भी संबंध 7, 9, 11 से होना चाहिए। 9th हाउस का संबंध भी 9, 7, 11 से होना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं ये केस फॉर सेकंड मैरिज है, क्योंकि सेकंड मैरिज 9th हाउस जो है मेरा, वो बहुत सारी चीजें, कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है, कोई अपना लॉन्ग जर्नीज फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है, कोई अपना रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, या फादर का है। तो इसलिए जब तक इस विषय के ऊपर चर्चा ना हो, हम लोग सीधा मल्टीपल रिलेशन या सेकंड मैरिज की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हम सेकंड मैरिज को देख सकते हैं, उसके साथ दशा भुक्ति, अंतरा, और साथ में हम लोगों को ये भी देखना होगा कि भैया ये जो हमारा गोचर है वो क्या उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। कई बार कुछ लोग ये पूछ लेते हैं कि मेरा जो पार्टनर है उसका प्रोफेशनल स्टेटस क्या होगा। अब इन सब चीजों को बताने के लिए हमको जो 7th हाउस है उसको लगन बना के, और जो हम आगे प्रोफेशन के लिए पढ़ते हैं, लगन का सब लॉर्ड, 10th हाउस का सब लॉर्ड, उनका संबंध अगर 2, 6, 7, 10, 11 स्थान से होता है विदाउट इन्वॉल्विंग 4, 5, 9 हाउसेस या 8, 12 हाउसेस, तो हम कह सकते हैं कि उस पार्टनर का जो प्रोफेशनल स्टेटस है हाई होगा, फाइनेंशियल स्टेटस भी हाई होगा। अब सवाल उठता है आखिर में आके कि मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। अब आप जानते हैं मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप जो है इज ए वेरी लेंथी एंड डिफिकल्ट प्रोसीजर। आप वैदिक में गुण मिलान करते हैं, लेकिन हम कस्मल थ्योरी के अंदर थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई चार्ट आता है मेल और फीमेल का, हमने उसका पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है। उसके पश्चात उसके अंदर ये प्रॉमिस देखना है दोनों के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं। मैरिज का प्रॉमिस है तो हम लोग दोनों की दशा देखेंगे और एक सिंक्रोनाइज करके एक डेट पे एस्टेब्लिश करेंगे जहां दोनों की दशाएं उसको कंफर्म करे इस डेट में विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट मैरिज हो सकती है। इसके पश्चात हमारे जो लगन के चारों प्लैनेट हैं ए के मेल पार्टनर के, और जो मेरा बी पार्टनर है उसके चार्ट के अंदर चारों प्लैनेट का संबंध स्टार और सब के थ्रू 5, 7 घर से होना चाहिए।
सिमिलरली बी पार्टनर का फीमेल के जो लगन के चारों प्लैनेट हैं उनका संबंध ए के चार्ट के अंदर 5, 7, 11 से होना चाहिए। सिमिलरली 7th हाउस के ए के चारों प्लैनेट का संबंध बी के चार्ट में 5, 7, 11 से होना चाहिए और बी के चार्ट में 7th हाउस के चारों प्लैनेट का संबंध ए के चार्ट में 5, 7, 11 से होना चाहिए। इसके अलावा जो लगन का स्टार जो ए का मून स्टार है उसका संबंध बी के 7th हाउस के सब लॉर्ड से हो और बी के मून स्टार का संबंध ए के 7th हाउस के सब लॉर्ड से हो तो हम कह सकते हैं कि ये मैच परफेक्टली ऑल राइट है। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, समय लगता है, लेकिन एक ऑथेंटिक कंफर्मेशन होती है। ये आज हमने इसके ऊपर मैरिज के चार्ट के ऊपर चर्चा करी। इसके बाद आप लोगों को कुछ क्या क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं तो बाद में आप लोग हमारे फेसबुक पे कमेंट दे सकते हैं या डायरेक्टली फोन करके भी बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।